गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सोशोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का समाजशास्त्र, यह किसी भी राज्य के सेंट्रल सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में एमए सोशोलॉजी के सेकेंड सेम और थर्ड सेम में सोशोलॉजी का एक ब्रांच को, क्योंकि ये एमए समाजशास्त्र करने वाले विद्यार्थियों के लिए एमए समाजशास्त्र का एक अदर ब्रांच है जिसे सोशोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट कहा जाता है। ये कहीं कहीं सेकेंड सेम में पढ़ाई जाती है और कहीं कहीं थर्ड सेम में पढ़ाई जाती है। आज हमारा एक टॉपिक रहेगा इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का मानव पर प्रभाव, या यूँ कहें कि पर्यावरण का मानव क्रियाकलापों के प्रभाव। आज हम बात करते हैं इसी के बारे में, क्योंकि भारत में लगभग क्या विश्व में सभी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इस समस्याओं के बारे में जानना चाहिए और इसके लिए तमाम बुकें हैं, दृष्टि पब्लिकेशन से लेके वाणी पब्लिकेशन से लेके अदर पब्लिकेशंस भी हैं, जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, रावत पब्लिकेशन के साइट पे भी बुक्स हैं। बस ये कहें कि हिंदी में कम है, इंग्लिश में ज़्यादा है। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि पर्यावरण पर मानव क्रियाकलापों के प्रभाव के बारे में आज जानना चाहते हैं कि क्या पर्यावरण आज हमारे लिए सेंसिटिव मैटर है या बहुत ही सेंसिटिव इशू है, कैसे है, ये जानना चाहते हैं। चलिए हम शुरू से ही स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जब से मानव धरती पे आया, तीन चीज़ लेकर आया था, ठीक है? भूख, सुरक्षा, वासना या काम। भूख, सुरक्षा और काम, तीन चीज जन्मजात लेकर आया। जब धरती पर मानव आया, उस समय कोई उत्पादन के साधन नहीं थे, कोई बौद्धिक क्षमता नहीं पाई जाती थी, क्योंकि जब उत्पादन के साधन नहीं पाए जाएंगे तो कोई बौद्धिक क्षमता भी नहीं पाई जाती। उस समय दो चीज़ जानते थे। उन्हें ये आभास होता था कि ये बड़ा जानवर है जो उन्हें ग्रुप में मिलकर, समूह में मिलकर उससे लड़ते थे, अपनी सुरक्षा का बचाव करते थे, और छोटे जानवरों को अकेले ही मार जाते थे, लड़ जाते थे। उस समय कोई उनमें इमोशन नहीं था, चाहे वो एक ही माँ से पैदा हुए बच्चे थे, भाई बहन थे। जब धीरे धीरे समाज हमारा अग्रसर, विकास की ओर अग्रसर हुआ, वैसे वैसे जैसे हमारे उत्पादन के साधन बढ़ते गए, वैसे वैसे बौद्धिक क्षमता बढ़ती गई। जिस तरह हम कहते हैं कि आँख का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, उस समय धीरे धीरे इमोशन भी एक दूसरे को आने लगा। इस तरह ही आगे चल के जब उन्हें इमोशन आपस में जागृत हुआ, तब उन्हें एहसास हुआ, तब हम कहते हैं कि ब्लड रिलेशंस। फिर मानव एक जगह से दूसरे जगह पलायन किया, अपने जीवन यापन को लेकर के एक जगह से दूसरे जगह जीवन यापन किया। आज उसे लगता है कि इस जंगल में यहाँ है तो आज खेती बाड़ी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, अपने जीवन को आगे की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। उसी प्रकार जब जानते थे कि बाढ़ आने वाली है, बरसात आने वाली है, तो वहाँ से दूसरी जगह पलायन किया। इस तरह एक दूसरे का केयर करने लगे, एक दूसरे का अपना संबंध बनाने लगे। संबंध का मतलब ब्लड रिलेशन जैसे संबंध होने लगे, ये भाई है, ये बहन है, ये माँ है। क्योंकि उस समय जब बर्बर समाज था,
बर्बर समाज का मतलब जब कोई उत्पादन के साधन थे नहीं, कोई बौद्धिक क्षमताएं नहीं थी, मनुष्य क्या करे, बस उसे खाना था। सुरक्षा की दृष्टि से मैंने बताया कि 3 चीज़ जन्म के साथ लेकर आया था, काम, सुरक्षा, भोग। उसी प्रकार पर्यावरण भी साथ में आया। ऐसा नहीं है कि कोई पर्यावरण अभी 90 के दशक की बात है, वो तो एक ऑथेंटिक के 90 की दशक की बात है, वो आगे चल के मैं बात करूँगा। लेकिन पर्यावरण धर्म के रूप में पहले देखा जाए, क्योंकि ट्राइबल जब धरती पे मानव थी, जब जाति की निर्माण नहीं की गई थी, जाति की निर्माण तो उस समय सभी ट्राइबल ही थे, जनजातियाँ ही थे। आगे चल के धीरे धीरे जैसे जैसे बौद्धिक क्षमता बढ़ते गए, वैसे वैसे मनुष्यों में भी डेवलपमेंट होता गया। जाति हुआ, निर्धारण हुआ, भूमि के आधार पे हुआ, ठीक है, आर्थिक आधार पे हुआ। इस तरह कई माध्यम से जब एम.एन. श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट की बात की थी, वो एक अलग मैटर है। तो हम पर्यावरण की बात की, उसमें पर्यावरण में जो जनजातियाँ थी, जहाँ समाज में निवास करती थी, वहाँ पे आश्रय भी उनका रहता था, वहाँ देखभाल भी करते थे, जिसे हम केयरिंग कहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता था। अगर जिस जंगल में तो कहा जाता है कभी वनों की देवी वन देवी के रूप में पूजा जाता था, कोई पर्वत राज देवता के रूप में पूजा जाता था, कोई जल देवता के रूप में पूजा जाता था, कोई भूमि देवी के रूप में पूजा जाता था। इस तरह हमारे धर्म में कई उल्लेख है कि कहीं न कहीं इंसान किसी न किसी देवी देवता के रूप में उसे पूजता था, उसको एक साक्षी मानता था, एक सुपर नेचुरल पावर मानता था। क्योंकि कभी कभी आप देखे होंगे कि कहानियों में या इतिहासों में कभी पढ़े होंगे कि जब जब धरती पे अकाल आया, जहाँ वो निवास करते थे, सूखा कभी आ जाए, कभी बरसात ही न हो, कभी ऐसा भयानक बाढ़ आ जाए, उन्हें ये लगता था कि मतलब हमारे देवी देवता जो साल में 2 साल 3 साल में जो पूजा पाठ होती थी, अब न 3 साल में, पहले तो साल भर में ही पूजा पाठ होती थी। कभी कभी ये लगता है कि वो लोग कहते थे कि नाराज़ हो गए थे, जिस कारण से इस तरह की घटनाएं होती जा रही है। उस समय जो गांव का मुखिया होता था, आपस में मिलकर सभी बात करते थे, और एक दिन जो 2 दिन जो भी 3 दिन काम चलने वाले थे, पूजा पाठ के माध्यम से जो भी पूजा अर्चना की जाती थी, ये लगता था कि ये देवी देवता को दे दी जाती थी और वो खुश हो जाते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जंगल जीव जानवरों का, पर्वत पहाड़ का, पेड़ पौधे का कहीं न कहीं देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता था। अगर हम हिंदू धर्म की बात की जाए तो कहीं न कहीं चेचक, जो स्मॉल पॉक्स या बिग पॉक्स, जो बड़ी माता छोटी माता के नाम से हम जाने जाते हैं, मेडिकल साइंस में तो स्मॉल पॉक्स बिग पॉक्स के नाम से जाना जाता है, चेचक के नाम से जाना जाता है। लेकिन हिंदू धर्म में कहीं न कहीं जब नहीं, दवा भी काम करता है, अगर कहीं कहीं नहीं होता है तो कोई वैसे लोग होते हैं तो कहते हैं कि ये माता जी हैं। तो साफ़ सफाई की बात होती है कि ये जहाँ रहे उनकी चारों तरफ साफ़ सफाई हो, घर में साफ़ सफाई हो, वैसा चीज़ खाना नहीं है। और नीम की पत्ती की बात की जाती है, क्योंकि एक ऐसी एंटीबायोटिक पाई जाती है जो आपके छोटे छोटे वायरसों से लड़ने की शक्ति मिल जाती है, या ये कहो कि उसको मार के ख़त्म कर दी जाती है। कहीं ना कहीं हम उसके नीचे जल भी दिया जाता है। जब चेचक होता है तो ये लोग कहते हैं कि शीतला माता, ये क्या नाम है, जो उनकी 7 रूप हैं या 7 बहनें हैं, ये कहा जाता है कि मतलब नीम के नीचे जल देना एक कहीं ना कहीं देवी के रूप में पूजा जाता है। उसी प्रकार पीपल के वृक्ष को हर शनिवार को पूजा जाता है। वासुदेव देवता के रूप में पूजा जाता है। हीरा के पेड़ को विष्णु जी का पूजा जाता है। आंवला के पेड़ को कभी साल में एक बार फेस्टिवल से नीचे खाना बनाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के बहुत से पेड़ हैं और बहुत से औषधि हैं जो हम अपने जीवन में देवी देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तुलसी की पत्ता ले लीजिए, पूजते भी हैं, उसका सेवन भी करते हैं। नीम का पेड़ हुआ, उसको पूजते भी हैं, नीम की पत्ती का सेवन भी करते हैं, उसके छाल को रस बना के पीते भी हैं। तो
कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पर्यावरण की सुरक्षा की गई थी। अब हम आगे बात करते हैं 90 के दशक की। 1992 में जब पूरे देश, पूरे विश्व में जब पर्यावरण को लेके एक हंगामा या एक कहूँ कि बहुत बड़ी समस्या एक जागृत हो गई थी, जब सभी देश एक पटल पर आकर मिलकर उस समस्या से लड़ने का निदान या उस समस्या को ख़त्म करने के लिए एक ऑप्शन बनाए थे। 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन, जो ये क्योंकि महासम्मेलन हुआ था जिसमें 172 देशों ने प्रतिभाग लिया था। उस समय लगभग सभी देशों के लोग जो मॉनिटरिंग करते थे, हर देश के लोग, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में, चाहे सेक्रेटरी के रूप में और चाहे राष्ट्रपति के रूप में, कहने का मतलब ये है कि जो 172 देश के लोग प्रतिनिधि एक पटल पर गए थे रियो डी जेनेरियो में, तो कहीं न कहीं सभी देश के लोग चिंतित थे कि जिस तरह हम अपनी आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिस तरह अपने विकास पे विकास की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारी जो पर्यावरण नीति है, जो एनवायरनमेंट पॉलिसी है, कहीं न कहीं आने वाले जनरेशन के लिए नुकसान साबित होगी। नुकसान साबित का मतलब ये है कि आने वाली जनरेशन के लिए कहीं न कहीं एक नई नई बीमारियाँ, चाहे ऑक्सीजन की कमी, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो अब ये याद आ गया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी पूरे वर्ल्ड में चल रही है। भारत में आप देखे होंगे अभी हाल में कि वैश्विक महामारी में भी कुछ लोग जैसे भी लूट खसोट करके आगे बढ़ना चाहते थे। उनका ध्येय था कि हमें चाहे लाश को मार के बेच के पैसा कमाना हो और चाहे उस पर चढ़ के कमाना हो। तो कुछ लोगों ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी की, धोखाधड़ी करी, मार्केट सप्लायर बने, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए। उसके बाद भी जब ऑक्सीजन से बहुत लोग, ऑक्सीजन की कमी से बहुत लोग मरने लगे, तब उस समय विषय विशेषज्ञ, जो पर्यावरण विशेषज्ञ थे, चाहे सरकार के हो चाहे प्राइवेट के हो, जो उससे रिलेटेड स्वास्थ्य से प्रति थे, जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, तो कहीं न कहीं उनके मन में एक जागृत हुआ कि कौन सा पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। तो इस तरह तमाम पेड़ हुए, पीपल के वृक्ष हुए, नीम का पेड़ हुआ, अर्जुन का पेड़ हुआ, इस तरह तमाम पेड़ों की बात उन्होंने किया। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार 1992 में पहली बार जब पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ, तो जब 172 देशों के लोग प्रतिनिधि किए थे, उस समय 21 एजेंडों पे बात की गई थी। 21 एजेंडों की बात की गई थी। उसके दूसरी बार रियो +20 दूसरा अभियान हुआ, जो उसमें जुनून ही नहीं था। 2012 में, 1992 के बाद 2012 में फिर एक बार सम्मेलन हुआ। वो जुनून नहीं थी। अमेरिका यूएसए के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, उन्होंने कमेंट भी किए थे कि हमारे यहाँ शॉपिंग करिए, उपभोग करिए, यानी कहने का मतलब है कि हमारे आर्थिक शक्ति को बढ़ाइए, आप यहाँ से शॉपिंग करिए, खरीदिए, घूमिए फिरिए, और हमारे देश की जो है इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो ग्रोथ काफ़ी करे। लोगों ने काफ़ी उनका विरोध भी किया था, लेकिन उनकी तो पॉलिसी ही है, उनकी जीवन लाइफ से लेके उनकी रहने का तरीका उनकी अलग ही बिल्कुल है, आप उनकी कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो हमारे कहने का बस यही है कि सरकार 1992 के बाद 2012 में सभी देशों की सरकार जागी, 20 साल का गैपिंग लगा है, क्योंकि एक चीज़ तो बात सही है कि जहाँ जहाँ विकास होगा वहाँ विनाश तो होना ही है, लेकिन हम ऐसी नीति का पालन करें। इसलिए हमारा कहना है कि जिस तरह हम पहले जब सरकार, चाहे कभी देशों की सरकार कभी मिलकर ऐसा काम नहीं किया, तो वो कहीं ना कहीं देवी देवताओं के रूप में अपने डेली दैनिक जीवनचर्या के रूप में उसे पूजते थे, अपना पूजा पाठ करते थे, देखभाल करते थे, आने वाली पीढ़ियों का ध्यान देते थे। इसलिए पर्यावरण और समाज में एक बहुत ही गहरा संबंध था। थैंक यू सो मच। आगे का नेक्स्ट टॉपिक इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में अपलोड की जाएगी। जो भी क्वेरी होगी आप लोग चैट बॉक्स में शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।